Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको एक वोट की ताकत दिखाएंगे जो बड़े से बड़ा बदलाव ला सकता है। आज पश्चिम बंगाल में वो बदलाव दिखाई दिया जिसकी कल्पना भी वहां के लोगों ने नहीं की थी। आज बकरीद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सड़कें, वहां के पार्क और सार्वजनिक स्थान वहां की जनता को वापस मिल गए। कोलकाता के रेड रोड पर पिछले 107 वर्षों से नमाज हो रही थी, लेकिन किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस सड़क को नमाज से हटा सकें, सड़क से इस नमाज को हटाएं। लेकिन बीजेपी की नई सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया और आज इस सड़क को मजहबी अतिक्रमण से आज़ादी मिल गई। तो आज सबसे पहले हम आपको यही तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ईरान ने आज कुवैत में अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर कैसे हमला किया। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ पहली बार ओमान पर भी हमले की धमकी दी है। एक और खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक युद्ध विराम को बढ़ाने की डील तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसे अपनी मंजूरी नहीं दी है। और आखिर में, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्योंकि अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च हो गए हैं, जहां आप पैसा देकर इनकी कुछ खास एक्सक्लूसिव सर्विसेज ले सकते हैं। भारत सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन साथ ही भारत एक फ्री मार्केट भी है, यानी मुफ्त वाला बाजार है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के लोग अब व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे? लेकिन आज के विश्लेषण की शुरुआत हम एक वाक्य से करना चाहते हैं। किसी ने कहा है, व्हेन गवर्नेंस राइजेज अबाव वोट, बैंक पॉलिटिक्स, पब्लिक स्पेसेस रिटर्न टू द पब्लिक। व्हेन गवर्नेंस राइजेज अबाव वोट बैंक पॉलिटिक्स, पब्लिक स्पेसेस रिटर्न टू द पब्लिक। यह आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी में किसी ने कहा है, बड़ी अच्छी बात कही है, When governance rises above vote bank politics, public spaces return to the public. इसका मतलब है, जब शासन वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर काम करता है, तब सार्वजनिक स्थान यानी जनता की जमीन वापस जनता को मिल जाती है। आज बकरीद है, इसलिए हमारे सभी मुस्लिम दर्शकों को बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम आपको सबसे पहले यही दिखाएंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल की सड़कें, वहां के पार्क और सार्वजनिक स्थान वहां की जनता को वापस मिल गए। इससे पहले बकरीद और ईद के मौके पर कोलकाता की सड़कें नमाज के लिए बंद हो जाया करती थीं। बड़ी संख्या में लोग सार्वजनिक स्थानों को घेर कर नमाज अदा करते थे, जिससे वहां रहने वाले हिंदुओं को बहुत परेशानी होती थी। लेकिन तब ममता बनर्जी की सरकार का पूरा समर्थन नमाज अदा करने वालों के साथ होता था, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकें या इन सार्वजनिक जगहों या सड़कों को खाली करा सकें। लेकिन आज की बकरीद बहुत खास है। बकरीद के मौके पर पश्चिम बंगाल में आज कुछ ऐसा हुआ जो यहां के लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद से यह पश्चिम बंगाल की पहली बकरीद है और आज यहां सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जरा ये तस्वीर देखिए। ये कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड है। ये वो मैदान है जिसे आज बकरीद के मौके पर नमाज अदा करने के लिए खास तौर पर निर्धारित किया गया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने शहर के तमाम मुसलमानों से ये अपील की थी कि वो सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने की बजाय इस मैदान में आएं
और यहीं पर नमाज अदा करें, जिससे बाकी के लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और आज यहाँ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और बकरीद मनाई। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये आज की तस्वीरें हैं। अब आपको पिछले साल यानी वर्ष 2025 की तस्वीर दिखाते हैं, जब इस राज्य में ममता बनर्जी की सरकार थी। तब कोलकाता के मशहूर रेड रोड पर सड़क के ट्रैफिक को रोककर हजारों मुसलमान इसी सड़क पर नमाज अदा करते थे और ममता बनर्जी कई बार खुद यहां आकर इन मुसलमानों के साथ ईद मनाती थी। लेकिन आज ये सड़क सामान्य दिनों की तरह जनता के लिए खुली हुई थी और इस पर हर रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। और यहां नमाज पढ़ने वाले लोगों को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अब इस बदलाव की तस्वीरें भी आप जरा देखिए। पिछले साल तक कैसे इस रेड रोड पर आप देखिए नमाज अदा की जाती थी। बकरीद के मौके पर पिछले साल इस रोड पर क्या हुआ था वो तस्वीर देखिए, और बकरीद के मौके पर ही आज इसी रेड रोड पर कैसे सन्नाटा था ये भी देखिए। ये दो तस्वीरें हैं, एक है 2025 की, एक है 2026 की। 2025 में जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, तब इस सड़क पर आप देख सकते हैं नमाज अदा हो रही है, हजारों लोग यहां पर बैठे हैं। ये 2025 की तस्वीरें हैं, आप यहां देख सकते हैं। पूरी सड़क खाली करा ली गई है क्योंकि यहां पर लोगों को नमाज अदा करनी है। और अब आप आज इसी सड़क की तस्वीरें देखिए, जब ये सड़क लोगों के लिए खाली है, यहां पर ट्रैफिक चल रहा है और इस सड़क पर आज कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। यह है बदलाव की तस्वीर। कोलकाता के रेड रोड पर नमाज अदा करने का इतिहास 107 वर्ष पुराना है। वर्ष 1919 में शहीद मीनार मैदान पर पानी भर जाने के बाद नमाज को इसी ऐतिहासिक रेड रोड पर शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद से हर साल ईद और बकरीद के मौके पर इसी सड़क पर ऐसे ही नमाज होने लगी और 107 वर्षों में कोई भी सरकार इस परंपरा को तोड़ नहीं पाई। इस दौरान अंग्रेजों का शासन रहा, फिर आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकारें रहीं, सीपीएम की सरकारें बनी और फिर ममता बनर्जी की सरकार आई। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस सड़क से नमाज को हटा सके। लेकिन आज 107 वर्ष बाद बीजेपी की सरकार ने इस परंपरा को तोड़ दिया। इससे पहले की सरकारें शायद इस गलतफहमी में थीं कि अगर उन्होंने नमाज की जगह को बदल दिया तो इससे पश्चिम बंगाल के लगभग 3 करोड़ मुसलमान उनसे नाराज हो जाएंगे और फिर चुनाव में इन पार्टियों को वोट नहीं देंगे। इसलिए यह भी एक तुष्टीकरण की राजनीति थी। लेकिन आज इतने बड़े बदलाव के बाद किसी भी मुसलमान ने कोई शिकायत नहीं की। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। यहाँ पे जैसे एक तो बड़ा जगह है और रोड पे नमाज होने से गाड़ी वगैरह जो चलने में असुविधा होता था उससे भी लोग बचा। रास्ता क्लियर है, लोग को आने जाने में भी परेशानी नहीं हो रही है। और यहाँ ब्रिगेड मैदान में यहाँ पे इतना बड़ा जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोगों का भी मालूमात नहीं था, इसके वजह से लोग नहीं आ पाए हैं। हम सारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करेंगे कि ईद की नमाज जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के और इसी मैदान में हम लोग पढ़ें। बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम था। रेड रोड में जो हम लोग पढ़ा करते थे उसके वजह से दूसरे जात के लोगों को काफ़ी तकलीफ होती थी और इस बात का हम लोगों का एहसास है, हम लोग का ये फील है कि हाँ सही मानों में आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। ये पहली दफा इस साल में हुआ है
और कुर्बानी का दिन है तो कुछ तादाद कम है। अगले साल में इंशाल्लाह ईद के वक्त में तो और ज़्यादा अपराध रहते हैं और ज़्यादा तादाद रहते हैं, उस वक्त और ज़्यादा काफ़ी भीड़ होगी माशाल्लाह। पश्चिम बंगाल में हमारा जो नया सरकार बना है और हमारे मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम लोगों को रोड में जो नमाज होती थी उस रोड को नमाज को ला करके मैदान में किया गया है। खाली मैदान है, खाली मैदान में नमाज पढ़ना अच्छा लगा और रोड पे बहुत गर्म लगता था, इसमें अच्छा लगा खूब बार। एक तरफ पार्किंग व्यवस्था, एक तरफ से आने का जगह, दूसरी तरफ से जाने का जगह, माशाल्लाह काफ़ी शुक्रगुजार हैं हम पश्चिम बंगाल के हुकूमत, जो बीजेपी हुकूमत आए हैं, शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत। बहुत अच्छा जगह है ये, इससे बेहतर जगह हो नहीं सकता है, इस सबसे बेहतर जगह, सबसे बढ़िया जगह। रेड रोड से बड़ा जगह है, यहाँ पर लोग जितने भी आ जाएंगे जगह कम नहीं पड़ेगा, जितने भी तादाद में आएंगे, मगर रेड रोड से लाख दूना यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा, लोगों को पसंद आ रहा है ये जगह। तो यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल के इन मुसलमान भाइयों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि इन्होंने एक बार भी इस बात का बुरा नहीं माना और ये लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है और हमारी नमाज से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बार फिर से कोलकाता के इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड की ये तस्वीरें देखिए। इस मैदान में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी जगह है कि पूरे शहर के मुसलमान यहां आकर नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा और एक खास वर्ग को खुश करने के लिए शहर की बड़ी बड़ी सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की इस नमाज के लिए कुर्बानी दे दी। आज आपको ममता बनर्जी की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ईद जैसे पवित्र धार्मिक मौके पर भी ममता बनर्जी वहां पर मौजूद मुसलमानों से बीजेपी को हटाने की अपील कर रही हैं और ईद के मौके पर भी नारा लगा रही हैं, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। खुदी को गुलाम देखना और तकदीर से पहले से कुछ पूछे, बता तेरी इरादा क्या है? हमारा इरादा एक ही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो ये तस्वीर जो अभी आपने देखी, इसमें आपको ये समझ में आया होगा कि ईद के मौके पर भी ममता बनर्जी राजनीति कर रही हैं और इससे पहले जब ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज हुआ करती थी और किसी सार्वजनिक जगह को घेर कर नमाज होती थी तो ऐसी ही जगह पर ममता बनर्जी खुद पहुंच जाया करती थी और इन्हें पूरा संरक्षण मिलता था। और जब मुख्यमंत्री खुद संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को तो फिर बाकी का कोई व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज कैसे उठा सकता है। लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल में ये बदलाव देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हम कुछ पुरानी तस्वीरें ममता बनर्जी की आज हम निकाल कर लाए हैं, लेकिन ईद के मौके पर भी राजनीति होती थी। ईद के मौके पर भी जो संदेश होता था वो राजनीतिक होता था कि बीजेपी को हटाना है। तो पश्चिम बंगाल की ये सारी तस्वीरें आज आपने देख ली। अब आपको बकरीद के मौके पर उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आगरा में ताजमहल की ये तस्वीरें देखिए। यहां पर भी आज लोगों ने सड़कों पर नहीं बल्कि ताजमहल में नमाज अदा की और वो भी पूरे अनुशासन के साथ। तो ये ताजमहल की तस्वीर आपने देखी। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें और यहां भी आपको अनुशासन में कोई कमी दिखाई नहीं देगी। ये देखिए बड़ा सा मैदान है और इस मैदान में बड़ी संख्या में लोग आए हैं और यहां पर नमाज अदा कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में
बीजेपी की सरकारों ने पहले ही आदेश जारी करके लोगों को यह बता दिया था कि इस बार सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं होगी। अब आपको उत्तराखंड के देहरादून शहर की भी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए। इससे पहले लोग ये सोचा करते थे, अलग अलग पार्टियां ये सोचा करती थी कि जो अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई ये संभव ही नहीं है, ये सब असंभव है। आप सड़कों से नमाज अदा करने वालों को हटा ही नहीं सकते। लेकिन आज हम इन सरकारों को भी बधाई देना चाहते हैं और हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उन्हें भी बधाई देना चाहते हैं। और ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं। इससे पहले आपने ताजमहल की तस्वीर देखी आगरा की, और उससे पहले आपने पश्चिम बंगाल की तस्वीर देखी। ये जो सारी तस्वीरें हैं, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? इसमें यह दिखाई दे रहा है कि सरकार और आम जनता की पार्टनरशिप है। जब सरकार एक आदेश जारी करती है जिसमें एक खास वर्ग के लोगों के लिए उनकी भी सहूलियत को ध्यान में रखा जाता है और बाकी के धर्म के जो लोग हैं उनकी सहूलियत को भी ध्यान में रखा जाता है, और जब उस खास धर्म के लोग सरकार की बात को मानते हैं, इस बात से सहमत होते हैं कि त्योहार उनका है लेकिन दूसरे को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तब ये पार्टनरशिप आपको इस प्रकार दिखाई देती है। और अगर ये पार्टनरशिप पूरे देश में सारे लोगों के बीच और सरकारों के बीच में होने लगे तो देखिए, चाहे त्योहार किसी भी धर्म का हो, पर्व किसी भी धर्म का हो, किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि सभी त्योहारों पर सरकार और जनता के बीच ऐसी ही पार्टनरशिप होनी चाहिए जहां पर पूरे अनुशासन के साथ त्योहार मनाया जाए, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो इस त्योहार में शामिल नहीं हैं उन्हें भी कोई तकलीफ ना हो। तो इसलिए आज के लिए देश के मुसलमानों को और वहां पर मौजूद सरकारों को, मुख्यमंत्रियों को इस पार्टनरशिप की बहुत बहुत बधाई। कितने अनुशासन के साथ, खुशी के साथ, शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाई गई है, ये आप तस्वीरों में आज आप देखिए। और इससे ये समझ में आ गया कि ये सब संभव है बिना तुष्टीकरण की राजनीति किए। ये सब किया जा सकता है अगर सरकार चाहे, अगर सरकार में कोई इच्छा शक्ति हो तो। लेकिन ये होता वही है जहां सरकार में कोई इच्छा शक्ति होती है। अभी तक हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई, ये सारे वो राज्य थे जहां बीजेपी की सरकारें हैं और बीजेपी की एक खास विचारधारा है, एक सोच है इस बारे में, और वो आपको यहां दिखाई दे रही है। लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब के लुधियाना में। पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब पहुंचते ही आपको यह अंतर साफ नजर आएगा। लुधियाना में आज वही हुआ जो दशकों से भारत के दूसरे शहरों में होता आया है। लुधियाना में आज लोगों ने नमाज अदा करने के लिए सड़कों को हमेशा की तरह घेर लिया, ट्रैफिक को रोक दिया, और वहां एक खास वर्ग को खुश करने के लिए शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की कुर्बानी आज दे दी गई। अब आप लुधियाना की ये तस्वीरें देखिए जहां पर शहर के बीच सड़कों पर ट्रैफिक को रोककर नमाज अदा की जा रही है, देखिए। तो ये पंजाब की तस्वीर। हमारे देश की सड़कें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आप सभी का उन पर अधिकार है, लेकिन अक्सर इन सड़कों पर कुछ खास दिनों में
नमाज के लिए कब्जा कर लिया जाता था, ट्रैफिक को रोक दिया जाता था और आम जनता को कई घंटों तक परेशानियां झेलनी पड़ती थीं। लेकिन अब हमारे ही देश में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो आज आपने देखा। अब हम आपको बकरीद के मौके पर ही बांग्लादेश के सबसे किस्मत वाले भैंसे की कहानी सुनाते हैं, जो बकरीद पर कुर्बानी से आज बच गया। और इस भैंसे को नाम दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप। लगभग 700 किलोग्राम वजन वाले इस भैंसे को लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके सिर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह सुनहरे बाल हैं। ये जो भैंसा है, एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का भैंसा है जिसे कहते हैं अल्बिनो। अल्बिनो नस्ल का ये भैंसा है। इसका रंग सामान्य काले भैंसों जैसा नहीं है, बल्कि हल्का सुनहरे रंग का है। और ये जो नस्ल है इस प्रकार की, ये बड़ी रेयर मानी जाती है, जो आप देख रहे हैं। इस साल इस भैंसे को बकरीद पर कुर्बानी के लिए बेच दिया गया था और आज इसकी कुर्बानी होने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही ये भैंसा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, अपने चेहरे की वजह से, अपने बालों की वजह से। और ये सोशल मीडिया का सुपरस्टार रातों रात बन गया और सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में लिखने लगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जहां इस भैंसे को रखा गया था, वहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी पहुंचने लगे। कई पत्रकारों और यूट्यूबर्स ने इसकी तस्वीरें खींची, इसके वीडियोस बनाए और इस पर स्टोरीज की। और इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने इस भैंसे की कुर्बानी पर रोक लगा दी। अब इसे बांग्लादेश के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे तो सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादातर नफरत और गुस्सा ही देखने को मिलता है, जहरीली बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया की ताकत ने एक भैंसे को कुर्बानी से बचा लिया। आज इस भैंसे की जान बच गई और ये हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। अब आपको आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाते हैं, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का इंतजार कर रही थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए और अब ऐसा लग रहा है जैसे ईरान युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज सुबह एक बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत में मौजूद अमेरिका के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया है, लेकिन कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। अब अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने यह हमला करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जबकि ईरान का कहना है कि उसने सिर्फ बदला लिया है, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने कुवैत के इसी सैन्य ठिकाने से ईरान पर हमला किया था और आज जो मिसाइल ईरान ने छोड़ी है ये उसी का जवाब है। 27 मई को अमेरिका ने हॉर्मुज के आसमान में ईरान के 5 ड्रोन्स को मार गिराया था और खुद अमेरिकी सेना ने इस हमले की जानकारी देते हुए कहा था कि इन ड्रोन से उन्हें खतरा था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के बंदर अब्बास में मौजूद एक ड्रोन अड्डे पर भी हमला किया। अमेरिका के मुताबिक ईरान अपने इसी अड्डे से अपना 6ठा ड्रोन लॉन्च करने वाला था, लेकिन तभी अमेरिका ने हमला कर दिया। आज ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर दोबारा हमले हुए तो उसका जवाबी हमला और भी ज्यादा बड़ा होगा और इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। कुवैत में अमेरिका के 5 सैन्य ठिकाने हैं और इनका इस्तेमाल ईरान पर निगरानी करने के लिए, ईरान पर हवाई हमले करने के लिए और हॉर्मुज के रास्ते की सुरक्षा के लिए किया जाता है। 8 अप्रैल को युद्ध विराम शुरू होने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि अब अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब आप ईरान के आज के हमले की ये तस्वीरें देखिए। ईरान ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका की एक मिसाइल को मार गिराया है।
ये आजकल का जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें एक बात आपने नोट की होगी कि अब कोई भी देश जब किसी पर हमला करता है या किसी की मिसाइल को नष्ट करता है, किसी फाइटर जेट को नष्ट करता है या अपनी विरोधी सेना का कोई नुकसान करता है, तो उसका वीडियो ज़रूर बनाया जाता है, उसका सबूत ज़रूर इकट्ठा किया जाता है और फिर इसके बाद दुनिया के सामने उसका सबूत भी पेश किया जाता है कि जो हम दावे कर रहे हैं वो सही है। अब आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आपको इस मिसाइल के बारे में भी बताते हैं। इस मिसाइल का नाम है AGM-158 जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल। इसकी रेंज लगभग 370 किलोमीटर होती है। ये दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स, रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट कर सकती है और इसकी कीमत है 9.5 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए तक। अमेरिका का दावा है कि दुश्मन के रेडार इस मिसाइल का आसानी से पता नहीं लगा सकते, लेकिन ईरान इस मिसाइल को ही नष्ट करने का दावा कर रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ईरान पर यह हमला कब हुआ था। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ साथ पहली बार ओमान पर भी हमला करने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम का समझौता होने ही वाला है, लेकिन ट्रंप की धमकियों से ऐसा लग रहा है कि अब उनके दिमाग में कुछ और प्लानिंग चल रही है। अब वो इस युद्ध में पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों को भी कोई डिस्काउंट नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने पहले ईरान युद्ध विराम को अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ जोड़ दिया और अब ओमान पर हमला करने की धमकी दे दी। ओमान को ट्रंप की इस धमकी की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक दिन पहले ही ईरान ने दावा किया था कि वो ओमान के साथ मिलकर हॉर्मूज में समुद्री जहाज़ों के ट्रैफिक को मैनेज करेगा। अब ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मूज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रास्ता है और ओमान को भी ये नियम मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका उस पर भी हमला कर देगा। ट्रंप का ये बयान काफी आक्रामक और धमकी से भरा हुआ है। आप इस बयान को सुनिए। Now, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. ओमान को यह धमकी देकर ट्रंप ने इस युद्ध में एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ओमान पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। आज से 193 वर्ष पहले वर्ष 1833 में अमेरिका और ओमान के बीच पहला समझौता हुआ था और यह अमेरिका और किसी खाड़ी देश के बीच पहला समझौता था, यानी ओमान उनका पहला पार्टनर था। इसके बावजूद अपने इतने पुराने सहयोगी को इस तरह की धमकी देना यह बताता है कि ट्रंप अब ईरान की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं करेंगे और ट्रंप इस युद्ध को अपनी शर्तों पर ही खत्म करना चाहते हैं। इस युद्ध पर आज की एक और बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों तक युद्ध विराम को बढ़ाने की डील लगभग तैयार है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अभी तक अपनी मंजूरी नहीं दी है। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ युद्ध विराम को बढ़ाने की ही बात हो रही है। कोई भी इस युद्ध को परमानेंटली खत्म करने की बात नहीं कर रहा है और हो सकता है कि अब यह युद्ध खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान को अस्थिर करना चाहते हैं ताकि अमेरिका इस युद्ध में अपनी हार की भरपाई कर सके और ईरान को घुटनों पर ला सके। पिछले कुछ समय से ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगाकर और हमले करके उसे और ज्यादा कमजोर करना चाहता है। अमेरिका अब अपने देश में ईरान की 2 एयरलाइंस को बैन कर रहा है। अब अमेरिका में ईरान की एयरलाइंस को लैंडिंग करने, ईंधन भरने और टिकट बेचने पर प्रतिबंध लग जाएगा और अमेरिका ऐसा करके ईरान को हॉर्मूज का रास्ता दोबारा खोलने के लिए मजबूर करना चाहता है। ईरान युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। इन फाइटर जेट्स की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड सेंसर्स हैं, जिसकी वजह से ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए उसकी सीमा के अंदर प्रवेश करके हमला कर पाए। अब भारत भी अपना स्वदेशी मेड इन इंडिया 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फाइटर जेट कोई सरकारी कंपनी नहीं बल्कि भारत की
प्राइवेट कंपनीज मिलकर बनाएंगी और इसका नाम होगा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका। इसके लिए भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर रखा गया है। पहली बार HAL किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट से बाहर होगा और HAL को बाहर रखकर पहली बार प्राइवेट सेक्टर की 3 कंपनियों को यह मौका दिया गया है। ये 3 कंपनियां कौन सी हैं? टाटा एडवांस सिस्टम्स, दूसरी लार्सन एंड टोब्रू और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जॉइंट वेंचर, और तीसरा है भारत फोर्ज और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक और जॉइंट वेंचर। तो ये सारी कंपनी है लार्सन एंड टोब्रो, भारत एज और टाटा एडवांस सिस्टम्स। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO इस फाइटर जेट का डिजाइन बनाएगा और ये तीनों कंपनियां इसका प्रोडक्शन करेंगी। सरकार ने इन तीनों कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है और इन कंपनियों को यह बताना होगा कि इस फाइटर जेट को लेकर उनका रोड मैप क्या है और डेडलाइन क्या रहेगी और वो कैसे एक तय समय के अंदर इसके प्रोटोटाइप को बनाएंगी। प्रोटोटाइप का मतलब होता है किसी नई मशीन का शुरुआती सैंपल मॉडल, और इसके सफल होने के बाद ही इन फाइटर जेट्स का मास प्रोडक्शन शुरू होगा। यानी प्रोटोटाइप जब पास हो जाएगा, सारे शर्तों को वो फुलफिल कर लेगा, उसके बाद फिर इसका मास प्रोडक्शन शुरू होगा। तो एमका का पहला प्रोटोटाइप 2 साल में तैयार हो जाएगा और 2.5 साल के अंदर इसकी पहली उड़ान भरी जाएगी। यानी वर्ष 2029 तक आप भारत के पहले स्वदेशी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ते हुए देख पाएंगे और इस पर 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और वर्ष 2034 तक अगर सब कुछ सही रहा तो इसका मास प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है। आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स होते हैं, 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स, ये बाकी फाइटर जेट से इतने अलग क्यों होते हैं और भारत को इनकी क्या आवश्यकता पड़ी? तो ऐसे लड़ाकू विमानों का रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, मतलब कोई दुश्मन आसानी से इनका पता नहीं लगा सकता। इन विमानों पर एक खास तरह का पेंट या कोटिंग होती है जो दुश्मन के रेडार से निकलने वाली रेज को रिफ्लेक्ट करने के बजाय उन्हें अपने ही अंदर अपने तक रोक लेती है और दुश्मन इन विमानों का पता नहीं लगा सकता। देखिए, आज किसी भी फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वो दुश्मन के रेडार को चकमा दे और दुश्मन की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाए और दुश्मन को पता तक ना चले। अगर दुश्मन को पता चल गया, उसने डिटेक्ट कर लिया, तो दुश्मन इसे नष्ट कर देगा अपनी मिसाइल्स से। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स अपनी मिसाइल्स और बॉम्ब्स को अपनी बॉडी के अंदर रख कर उड़ते हैं। इस सिस्टम को इंटरनल वेपन्स बे कहते हैं, जबकि पिछली पीढ़ी के जो विमान हैं वो मिसाइल्स को अपने विंग्स के नीचे लगाकर उड़ते हैं। और आपने बहुत बार इस प्रकार के जब तस्वीरें देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि जो फाइटर जेट होते हैं उनके नीचे उनके हथियार लगे होते हैं, उनके मिसाइल्स जो हैं वो लगी होती हैं उनके विंग्स के नीचे, और वो समझ में आ जाता है कि किस फाइटर जेट के पास उसमें कौन कौन से हथियार वो लेकर जा रहा है। लेकिन ये जो हवाई जहाज हैं फाइटर जेट, ये अपने हथियारों को अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर ले जाते हैं। इन फाइटर जेट्स में एक और खास फीचर होता है जिसे सुपर क्रूज कहते हैं। ये इन विमानों को आवाज की गति से दुगनी स्पीड पर उड़ने में मदद करता है और सुपरसोनिक स्पीड पर भी ज्यादा ईंधन खर्च नहीं होता। इसका सबसे खतरनाक फीचर है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग। इसमें यह फाइटर जेट ड्रोन्स के साथ उड़ता है और हवा से ही इन ड्रोन्स को दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए लॉन्च भी कर सकता है। हालांकि यह टेक्नोलॉजी इस समय 5वीं पीढ़ी के बहुत थोड़े से फाइटर जेट्स के अंदर ही है और इन्हीं खूबियों की वजह से इन विमानों को फ्लाइंग सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि हवा में उड़ता हुआ एक सुपर कंप्यूटर। इस समय दुनिया में सिर्फ 3 देश ऐसे हैं जो अपना खुद का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान विकसित कर पाए हैं और ये देश हैं अमेरिका, चीन और रशिया। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया और तुर्की भी अपने खुद का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट विकसित कर रहे हैं। इस वक्त भारत के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स तो हैं, लेकिन हमारे पास 5th जनरेशन का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। अब देखिए, भारतीय वायुसेना के पास किस पीढ़ी के कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, आज आपको यह भी पता होना चाहिए। हमारे पास इस समय जो सबसे आधुनिक फाइटर जेट है वो है रफाल, और रफाल 4.5 जनरेशन का विमान है।
इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइल है। इसके बाद हमारे पास सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1 और मार्क 1 अल्फा, ये तीनों भी 4.5 जनरेशन के विमान हैं। ये विमान मल्टी रोल हैं, यानी ये हवा के साथ साथ जमीन पर भी हमला कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 4th जनरेशन में MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स हैं। इसके बाद हमारी वायुसेना में तीसरी पीढ़ी के जैगुआर फाइटर जेट्स भी हैं, हालांकि इन्हें अगले कुछ वर्षों में रिटायर कर दिया जाएगा। अब देखिए, ईरान और यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से ड्रोन्स और मिसाइल्स ने इस युद्ध की बाजी को पलट दिया, उसके बाद से पूरी दुनिया में इस सवाल पर लगातार बहस हो रही है कि क्या अब भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत है, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है। जब हमारे पास ड्रोन्स आ गए, मिसाइल्स आ गई, तो फिर फाइटर जेट्स की क्या जरूरत? तो इस सवाल का जवाब भी ईरान युद्ध में ही छिपा हुआ है। ईरान ने इस युद्ध में ड्रोन और मिसाइल से बड़े हमले करके पूरी दुनिया को चौंकाया तो जरूर, लेकिन उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि वो अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट्स को अपनी सीमा में दाखिल होकर हमला करने से रोक नहीं पाया। ड्रोन और मिसाइल से दुश्मन के सामने रुकावट तो पैदा की जा सकती है, लेकिन सिर्फ उनके दम पर किसी भी युद्ध में निर्णायक जीत हासिल नहीं की जा सकती। एक और बात यह कि जब किसी मिसाइल को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है तो उसकी रेंज, उसकी स्पीड और मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आने वाले समय में फाइटर जेट्स और ड्रोन्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ऐसा ही कॉम्बैट ड्रोन बना रही है जिसका नाम है कैट्स वॉरियर, और यह फाइटर जेट्स के साथ उड़कर उनके मिशन में मदद करेगा। तो आने वाला समय ऐसा होगा जब एक फाइटर जेट होगा और आप समझ लीजिए कि वो एक मदरबोर्ड होगा और उसके आसपास बहुत सारे ड्रोन्स भी उसके साथ एक यूनिट की तरह उड़ रहे होंगे और उन सारे ड्रोन्स को ये फाइटर जेट कंट्रोल करेगा। एक और बड़ी बात यह कि जब आप मिसाइल से या ड्रोन से हमला करते हैं तो आप एक मिसाइल यानी मशीन से लड़ रहे हैं, जबकि फाइटर जेट में एक पायलट भी मौजूद होता है जो अपनी बहादुरी से ऑन एयर तुरंत उसी समय फैसले ले सकता है, पूरे युद्ध की जीत हार को बदल सकता है। क्योंकि जो अच्छे फाइटर पायलट्स होते हैं उनके पास बहादुरी तो होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, और उनके पास उनके अनुभव की वजह से ये क्षमता होती है कि वो बिल्कुल एन मिनट पर सही फैसला ले सके, जो कि मशीन कई बार नहीं ले पाती। तो स्वदेशी फाइटर जेट्स के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी नीतियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं 26 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बहुत सारे लोग इसे सिर्फ एक राजनीति की तरह देखते हैं, ये एक राजनीतिक खबर है, लेकिन क्या आपने कभी पीछे मुड़कर एक बार देखा है कि 2014 से लेकर अब तक 2026 तक आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आप कल्पना करके देखिए कि 2014 में अगर प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में ना आए होते तो क्या होता। आप सोचकर इस बात को देखिएगा। वर्ष 2014 से 2026 के इस कालखंड में भारत ने ऐसी कई उपलब्धियां हासिल की जिनकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक साथ जब आप उन सबको देखेंगे, उनके लिस्ट देखेंगे, तो आपको भी लगेगा कि वाकई हमारे देश में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। तो आज कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि हमारे देश में कौन कौन से आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए हैं। तो देखिए, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की और हमारे देश की जीडीपी में डिजिटल इंडिया का योगदान लगभग 12% है। इस समय डिजी लॉकर पर 55 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। जनधन, आधार और मोबाइल यानी JAM, इसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी मॉडल ने डिजिटल वेलफेयर सिस्टम को मजबूत किया है, क्योंकि आज लोगों के पास जनधन अकाउंट है, आधार कार्ड है और उनका मोबाइल फोन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक लगभग 58 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुल चुके हैं और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा भी हैं। सोचिए, आधार कार्ड दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। 2014 में भारत में लगभग 25 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे और आज ये संख्या बढ़कर 97 करोड़ के पास पहुंच चुकी है।
आज देश के लगभग 100% जिलों में 5G नेटवर्क कवरेज है। आज पूरी दुनिया में भारत के यूपीआई की तारीफ हो रही है। भारत में आज हर दिन यूपीआई के जरिए लगभग 66 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और हर दिन लगभग 86,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। आज छोटे दुकानदारों से लेकर रेहड़ी वालों तक क्यूआर कोड पहुंच चुका है। पिछले साल यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए और इन ट्रांजैक्शंस में 314 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। जबकि वर्ष 2016 में जब यूपीआई को लॉन्च किया गया था, उस वित्त वर्ष में सिर्फ 7,000 करोड़ का लेन देन यूपीआई के जरिए हुआ था। सोचिए कहां 7,000 करोड़ और कहां 314 लाख करोड़ का लेन देन अब हो रहा है यूपीआई के जरिए। 2016 से पहले हमारे देश में यूपीआई जैसा कोई सिस्टम था ही नहीं। सोचिए आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिना यूपीआई के आप अपनी जिंदगी कैसे चलाएंगे। लेकिन 2016 से पहले यूपीआई नहीं था। डिजिटल इंडिया की ताकत कोविड के दौरान भी हमें देखने को मिली, जब देश के करोड़ों लोगों को 2-2 बार वैक्सीन दी गई, उससे भी ज्यादा बार दी गई और उसका रियल टाइम डेटा लगातार अपडेट हो रहा था। जबकि उस समय अमेरिका जैसे देशों में भी एक पर्ची के जरिए यह वैक्सीन दी जा रही थी। तो एक बहुत बड़ा जो काम इस मोदी सरकार ने किया वो ये है कि हमारे देश में जितना भी डेटा है हमारे देश के इन 150 करोड़ लोगों के बारे में, इस सब को डिजिटाइज कर दिया और पूरे भारत को डिजिटल बना दिया गया। आज सरकार के पास हर व्यक्ति का मोबाइल नंबर है, आज सरकार के पास हर व्यक्ति का आधार है, आज उनके पास हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर है। और आप सोचिए, इसीलिए सरकार यहां बैठकर आज किसी भी किसान के खाते में पैसा डाल सकती है, किसी भी गरीब आदमी के खाते में सीधा यहां से पैसा ट्रांसफर हो सकता है। आप कोई भी अपनी वेलफेयर स्कीम देख सकते हैं कि कहां तक पहुंची है, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें उसका फायदा मिला है। और यह सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने सारा जो रिकॉर्ड था, जो इससे पहले रजिस्टर्स में था, हाथ से लिखा जाता था, वो सब डिजिटल कर दिया। आज वो सब कुछ आप अपने मोबाइल फोन के जरिए देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अब आप आर्थिक बदलाव देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में सिर्फ 500 स्टार्टअप्स थे, जो 2025 तक बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गए। इन स्टार्टअप से देश के लगभग 22 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला। वर्ष 2013 में 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, जो 2025 में बढ़कर 22 करोड़ हो गए। सोचिए, 2 करोड़ से 22 करोड़। डीमैट अकाउंट्स वो बैंक खाते होते हैं, वो अकाउंट होते हैं जिसके जरिए लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। डीमैट अकाउंट्स का बढ़ना ये साफ तौर पर बताता है कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी होने के बाद लोगों के पास अब जो पैसा बच रहा है, उस पैसे को वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे, जो 2025 में 60% बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो चुके हैं। 2014 में हर रोज लगभग 12 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता था, जबकि 2025 में हर रोज एक दिन में 34 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण होता है, यानी ये 3 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। आम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इस समय हमारे देश में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है लोगों को। हमारे देश में वर्ष 2014 में लगभग 15 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, जो 2025 में बढ़कर 33 करोड़ हो गए। हमारे देश के गांवों में इस समय 19 करोड़ परिवारों में से लगभग 15.5 करोड़ परिवारों के घरों में नल के जरिए पानी आ रहा है। यानी इस समय देश भर के गांवों में 81% परिवारों को सीधे नल से पानी मिल रहा है। 2019 में जब गांवों के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई, तो उस समय गांवों में सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख परिवारों में नल के जरिए पानी पहुंचता था। यानी गांवों में सिर्फ 17% परिवारों को ही नल से पानी मिल रहा था। पिछले 12 वर्षों में भारत डिफेंस एक्सपोर्ट में कितना आगे बढ़ा है देखिए। 2014 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सिर्फ 686 करोड़ रुपए का था, जो 2025 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया। यानी इसमें भी 56 गुना की वृद्धि हुई। देखिए, 686 करोड़ से 38,424 करोड़। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि भारत सिर्फ
आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र के रूप में बदल रहा है, जहां लोगों का जीवन बेहतर हुआ है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और रक्षा के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। तो ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके से हम तक पहुंचते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम इन सारे आंकड़ों को जोड़कर नहीं देखते। कभी भी हम थोड़ी देर बैठकर ये नहीं सोचते कि पिछले 12 वर्षों में हमारे देश में, हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। और ये बदलाव सिर्फ तब आते हैं जब आपके पास एक दूरदर्शी नेता होता है, एक दूरदर्शी सरकार होती है, एक ऐसा नेता होता है जिसके पास भविष्य के लिए एक विजन है, एक ऐसी सरकार है जिसके पास विचारधारा भी होती है और विजन भी होता है। ये सारे बदलाव तब आते हैं। अब एक खबर ऐसी जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा ने अब अपने नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। यानी अब जो यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स के एक्सक्लूसिव फीचर्स चाहते हैं, उन्हें हर महीने इसके लिए पैसा देना होगा। मेटा ने इन नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स को प्लस का नाम दिया है। इन्हें कहते हैं प्लस। इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस के लिए हर महीने आपको 383 रुपए अलग अलग देने पड़ेंगे और व्हाट्सएप प्लस के लिए आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। इंस्टाग्राम प्लस चाहिए 383 रुपए, फेसबुक प्लस चाहिए 383 रुपए और अगर आपको व्हाट्सएप प्लस चाहिए तो उसके लिए भी आपको हर महीने 287 रुपए देने पड़ेंगे। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर मैं इतना पैसा खर्च करूंगा या आप करेंगे तो आपको इससे क्या फायदा होगा और ये कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके लिए मेटा आपसे पैसा लेना चाहता है। तो इंस्टाग्राम प्लस और फेसबुक प्लस में यूजर्स को अब ये जानकारी मिलेगी कि उनकी स्टोरी को कितने लोगों ने 2 बार देखा। उनकी पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले फीचर्स भी उन्हें मिलेंगे। अब यूजर्स अपने प्रोफाइल को अपनी पसंद के हिसाब से बदल पाएंगे, नए नए फिल्टर्स लगा पाएंगे, नए नए तरीके से स्टाइलिंग करके अपने प्रोफाइल को बदल पाएंगे। व्हाट्सएप प्लस में ऐप को अपनी पसंद के हिसाब से बदलने वाले फीचर्स आपको मिलेंगे। यूजर्स को प्रीमियम स्टिकर्स मिलेंगे, आपको अलग मनचाही रिंगटोन्स मिलेंगी और अलग अलग चैटिंग थीम्स भी मिलेंगे। और मेटा ने यह सब्सक्रिप्शन मॉडल सिर्फ भारत नहीं, दुनिया भर के लिए लॉन्च किया है। यानी ये प्लान जो है अभी जो आपने देखा है, ये पूरी दुनिया के लोगों को उपलब्ध होगा और भारत के लोगों के लिए भी ये उपलब्ध है। हालांकि आम यूजर्स के व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। यानी अगर आपको मुफ्त की सेवाएं भी चाहिए तो आपको मुफ्त की सेवाएं भी मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को थोड़ा फैशनेबल बनाना चाहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा मनोरंजन उसमें डालना चाहते हैं, उसे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा। और अभी तो उन्होंने ये प्लस फीचर्स लॉन्च किए हैं। हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद बेसिक फीचर्स के लिए भी ये कंपनी आपसे पैसा लेने लगे। इसलिए भारत जो है वो एक फ्री मार्केट माना जाता है, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बाजार है। लेकिन साथ ही भारत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सबसे बड़ा फ्री मार्केट भी है। इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. हाँ लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 14 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को री-KYC करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी डैम? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से
मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। विकसित भारत का विकसित वायर। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के बारे में कि क्या आप इन फ्री की सेवाओं के लिए अब पैसा देना शुरू करेंगे। फेसबुक ने वर्ष 2004 में जब शुरुआत की थी तो उसका स्लोगन था इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी, मतलब ये मुफ्त है और हमेशा मुफ्त ही रहेगा। अब फेसबुक भी ये मान चुका है कि अब वो समय आ चुका है जब हर चीज़ हमेशा मुफ्त में नहीं दी जा सकती। आज भारत मेटा के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन प्लेटफॉर्म्स का, इन ऐप्स का फ्री होना। भारत में व्हाट्सएप के लगभग 85 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम के लगभग 47 करोड़ और फेसबुक के 37 करोड़ यूजर्स हैं। यह संख्या दुनिया के कई देशों की पूरी जनसंख्या से भी ज्यादा है। लेकिन अब फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा नए फीचर्स के लिए यूजर्स से पैसा मांग रही है। अब मेटा के इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स की सबसे बड़ी परीक्षा भारत में ही होगी। भारत में मुफ्त की चीज़ों का एक कल्चर रहा है और हमारे यहाँ लोग शायद मुफ्त की चीज़ों का फ़ायदा लेने में सबसे आगे भी रहते हैं। और जब कोई प्लेटफॉर्म मुफ्त में है तो क्यों ना उसका पूरा फ़ायदा उठाया जाए, इसमें बिल्कुल बिजनेस सेंस भी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के लोग अब व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए अपनी जेब से पैसा निकालेंगे। तो शुरू में मेटा ने बहुत स्मार्टली कुछ नए फीचर्स दिए हैं जिससे आपका जो अकाउंट होगा, आपके जो पोस्ट होंगे वो थोड़े स्मार्ट होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो बेसिक फीचर्स के लिए भी आपसे पैसा लेना शुरू कर दे। लेकिन इसमें सीख यही है कि कोई भी मुफ्त की चीज़ हमेशा के लिए नहीं चल सकती। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आप व्हाट्सएप के लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Indian Air Force to be a cut above. हाँ, QR स्कैन करता हूँ, कैशबैक आ जाएगा ना? टिंकू
थोड़ा ध्यान से। विशंभर, तू थोड़ा ध्यान से। क्यूआर स्कैन या पिन डालना सिर्फ पेमेंट करने के लिए होता है। ये फ्रॉड है, फ्रॉड। आरबीआई कहता है क्यूआर कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई डीएनडी ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब डिकोड के आज के एपिसोड के आपके कुल व्यूज़ के बारे में आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ आप देखिए, वो इस समय आपको दिखा रहा है 6.9 मिलियन। इसका मतलब है कि 69 लाख व्यूज़ हमें मिले हैं आज के हमारे इस एपिसोड के लिए। और ये नंबर क्रोम डीएम की लाइव ट्रैकिंग से आ रहा है, जो हमारे रियल टाइम व्यूज़ को दर्शाता है, और ये है 6.9 मिलियन यानी 69 लाख। इस प्यार के लिए, इस भरोसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और वज़न बढ़ना हमेशा हानिकारक होता है, इसलिए अगर तन का वज़न बढ़े तो व्यायाम करें, मन का वज़न बढ़े तो ध्यान करें, और अगर धन का वज़न बढ़े तो दान करें। नमस्कार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH